सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। सीसेट बहुत सारे लोग इस साल तंग हैं और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि सीसेट का कोर्स मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। सब कुछ A to Z हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको किसी इंस्टीट्यूट को कहीं पे भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वालिटी मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ आप कंपेयर भी आगे जाके कर पाएंगे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपने पढ़ाई की है और सीसेट एटलीस्ट सीसेट के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन इन चीज़ों के बारे में बात कर लेने से पहले कुछ चीज़ों से मैं चाहता हूं कि आप भी अवगत हों। करंट सिचुएशन ऐसी हो रखी है, हम लोग ऐसे हो गए हैं जो ढूंढ रहे हैं खजाने के लिए, और यूपीएससी ने सारा का सारा सिलेक्शन टफ करता जा रहा है। ये यूपीएससी की स्ट्रेटेजी होगी। इट हैज़ बिकम लाइक अ ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट का से मेरा मतलब ये है क्योंकि चीज़ें बहुत ही आर्बिट्रेरी हो रही हैं। हर एक टाइम पे वो आपको एक क्लू देता है कि भैया ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो मेरा पर्पज़ ये है कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं हो कि हमें परेशान होना पड़े, बल्कि हमारी सिचुएशन ऐसी हो कि भैया सीसेट का पेपर कैसा भी आए, सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक ना पाए। और इसीलिए इस सीसेट कोर्स को डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि किसी भी हालत में यूपीएससी कितना भी टफ पेपर बना दे, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यह मेरा आपसे वादा है। अगर आप इस सीसेट की क्लास को अच्छे से करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और वो जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां अगर आप नहीं करते हैं, तो वादा करता हूं दोस्त आपसे, आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। एटलीस्ट सीसेट से तो नहीं रुकेगा। बट उससे पहले कुछ सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है सीसेट को लेके, तो मैं आपसे अपना ओपिनियन भी रखना चाहता हूं। पहला चीज़ ये है कि क्या सीसेट को हटाना चाहिए, शुड सीसेट बी रिमूव्ड? मेरा जवाब आपको है कि नहीं, सीसेट को नहीं हटाना चाहिए, बिकॉज एक बेसिक न्यूमेरेसी आपको आनी चाहिए। देखिए, यूपीएससी एक सिर्फ जर्नलिस्ट जॉब नहीं देता है लाइक आईएएस एटसेट्रा। वहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल जॉब भी होती हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IAAS एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी जिंदगी नंबर से खेलना है, क्योंकि खाली हमें खाली यूपीएससी आईएएस का एग्जाम नहीं करा है। वहाँ पे कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको पूरी जिंदगी डेटा रिप्रोड्यूस करना है और उस डेटा के एनालाइज करना है। आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते भैया हमको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, हमको प्लस माइनस नहीं आता, हमको 2.5 इक्वल टू 0.4 नहीं आता। आप नहीं बोल सकते, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज इंडिया को भी राइज करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है जो नंबर्स को समझ सकें, और पूरी इकोनॉमी नंबर्स पे चलती है, और आप उस इकोनॉमी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे जाने वाले हैं, तो आपको भी नंबर्स से खेलने आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं जो भयंकर उनकी मैथमेटिक्स होती है। अगर आपको नहीं आएगा कुछ भी, तो कल की डेट में वो आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवा लिया उन्होंने आपसे, सपोज करिए, और आपको चूंकि आपको तो आता ही नहीं था, आप उनकी जो डेटा था, जो रिपोर्ट उन्होंने जनरेट की थी, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं थी कि आप उसे चेक कर सकें, तो सिग्नेचर तो भैया आपके होंगे ना। जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ गैजेटेड पोस्ट, नॉट देम। केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल एक गैजेटेड पोस्ट आपको पता है, बाकी सारी नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करें वो डॉक्यूमेंट सही हो। तो वो जजिंग कैपेबिलिटी कहां से आएगी? तो बेसिक न्यूमेरेसी तो चाहिए। तो आई बिलीव सीसेट को हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन। पहली चीज, कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं। किस टाइप के चेंजेस जो अभी हम सीसेट में देख रहे हैं? नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन में, ये इस टाइम पे स्टैग्नेंट से हैं। 25 से 30 सवाल आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस घटती जा रही है। रीजनिंग वाले एरिया की इंपॉर्टेंस घटती जा रही है। इसमें आपको 5 से 10 सवाल मिलते हैं, ये 15 भी हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। यहां पे आपको 35 से 45 सवाल मिल सकते हैं।
तो इससे यह पता चलता है कि सीसेट का आधा पेपर कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होता जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पास भी इतना कैपेसिटी हो कि आप नंबर्स से खेल सकें। बट एक प्रॉब्लम आ गया कि उन्होंने सिलेबस में तो लिखा अप टू 10th लेवल, बट एक नया लेवल आ गया है, इट्स अ न्यू पैराडाइम, कि पेपर वो टफ बनाते जा रहे हैं। मैथ्स के सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि वाकई में रियली में टफ हैं। बट उस चीज के ऊपर बात करने से पहले कि वो पेपर टफ है, वो मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं, मैं आपसे आऊंगा उस बारे में बात करने से पहले उसके बारे में। बट कुछ डिस्टर्बिंग पैटर्न्स भी हम देख लेते हैं, इन चीजों का असर क्या पड़ा। यूपीएससी की आर्बिट्रेरीनेस कंटिन्यूड है, पहले जीएस में थी, कैसे भी सवाल पूछते थे, अभी सीसेट में, क्योंकि उन्होंने बोला कि 10th लेवल के सवाल पूछेंगे, बट उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। बट समस्या ये आ रही है कि लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, 10th का लेवल वो क्रॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। सो यूपीएससी इज सेफ, यूपीएससी तो सेफ है, वो कह देगा कि नहीं भैया हम बेसिक न्यूमेरेसी लगा देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। तो वो अपना आपको उसने हमेशा सेफ बना रखा है। आपको एक देखो सीधी सी बात, आपको ये तो पता ही है कि यूपीएससी इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करता है। माइंड माय वर्ड्स, यूपीएससी इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करता है। अब वो जब टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करता है तो उसको अपने कार्ड्स अच्छे से खेलने आते हैं कि हमें सेफ कैसे रहना है। तो डिफिकल्टी लेवल का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है और कोई प्री डिसाइडेड पैरामीटर नहीं है, बस एक सिंपली लिख दिया गया कि अप टू 10th लेवल। तो वहां पे हम कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो हम उनसे पूछते भी हैं तो वो सीधे बोलते थे इट बिलोंग टू द 10th लेवल। अब आप डिफाइन कैसे करोगे? तो आर्बिट्रेरीनेस कंटिन्यूड है। इसके चलते क्या हो रहा है कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे और जो बच्चे जो रूरल एरियाज में है, जो बहुत सारी महंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, वो परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा एक चीज जो अक्सर हर साल होता है, ड्रॉपिंग अ क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें एक आध क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप 80 के 80 सवाल सही नहीं बना सकते? कभी जीएस में ड्रॉप करेंगे, कभी सीसेट में ड्रॉप करेंगे। ये जो बच्चे अपर पे हैं, जिनको एक क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा जो कि बिल्कुल बाउंड्री पे था, उसका क्या? तो यहां पे समस्या थी। बट अगेन आर्बिट्रेरीनेस, और कोई आंसर की वो पहले नहीं देते हैं, सिलेक्शन के बाद देंगे। जब सारा सिलेक्शन जा रहा प्रोसेस हो गया तो हमारे पास रेमीडियल मेजर्स लिमिटेड हो गए, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि ऑलरेडी बैच आ जाता है। जब तक कुछ आप सोचते हो तब तक वो बैच लबासना पहुंच चुका होता है, तो आंसर की भी नहीं मिलती है पहले। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारे डिस्टर्बिंग पैटर्न्स हैं, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को फेस कर रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि 2024 में या फिर आगे आने वाले 2025 में आपके साथ ये समस्या हो कि एटलीस्ट या सीसेट के चलते सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो इसीलिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है कि हम इन चीजों में हम एग्जैक्टली कुछ अभी तो कर नहीं सकते, तो बेटर है ना कि इतनी मेहनत कर लें कि हम कितना भी तुम पेपर टफ बना लो, हम सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही मेरी कोशिश है, यही मेरा डिजिटल प्रोटेस्ट है। यूपीएससी के खिलाफ कह सकते हैं या फिर बच्चों के साथ कह सकते हैं कि मेरा डिजिटल प्रोटेस्ट ये होगा कि आपको मैं इतना कैपेबल बना दूंगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि सीसेट के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? अब देख लीजिए, सीसेट का पेपर अल्टीमेटली वो 6-7 चीज पॉइंट्स लिखे हुए, मैं उसको अगर आप बांटेंगे तो बेसिकली घुमा फिरा के 3 पॉइंट्स बनते हैं। वो बातें हैं अलग अलग लिखने वाली, बट ओवरऑल कैटेगराइजेशन इन 3 चीजों में आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थर्ड कंपोनेंट, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड इज द रीजनिंग। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन चीजों को हैंडल करना है और किस तरीके से पेपर देना है कि किसी भी केस में आप फेल ना कर पाए। एटलीस्ट सीसेट के चलते आप किसी भी सिचुएशन में फेल ना करें और आप आगे बढ़ जाएं। सीसेट आपके लिए मैटर ना करे एक टाइम के बाद। और उसका सीधा सा सॉल्यूशन ये कि
मेरा जो मकसद है आपको इन तीनों ही पोर्शन में स्ट्रांग बनाने का है। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, कभी ऐसा सिचुएशन आ गई कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना टफ पूछ लिया कि सारे ही क्वेश्चन टफ कर दिया, ऑल्दो वो नहीं करेंगे, बट एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने भयंकर टफ कर दिया, तो एटलीस्ट आप इन पे ट्रस्ट करके क्वालिफाई तो कर पाएंगे। तो इसका सीधा सा समाधान ये, आपको तीनों में ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें यह नहीं करना है कि नहीं भैया हम खाली मैथ्स के बेसिस पे जाके हम सीसेट क्वालिफाई करेंगे, यह गलत स्ट्रेटेजी है। ताकत इतनी लगानी है कि आप मैथ्स हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे रीजनिंग हो, हम सब जगह अच्छी तैयारी करके जाएंगे। और अगर केवल एक बच्चा सीसेट क्वालिफाई कर पा रहा होगा ना, तो वो हम होंगे और कोई और नहीं होगा। तो मेरा पर्पज ये है कि आप इन तीनों सेक्शंस में स्ट्रांग बने, और इसीलिए ये जो सीसेट का कोर्स है ये तीनों चीजों को कवर करेगा। वो सिर्फ मैथ्स तक एक नैरो माइंडेड अप्रोच के साथ नहीं चलेगा। अब कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ सजेशंस भी हैं इसमें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक, क्योंकि सीसेट के चलते देयर वाज अ सेल्फ डाउट, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर सेल्फ डाउट है कि आपका बैकग्राउंड अगर नॉन मैथ्स का है कि हम क्या सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस सेल्फ डाउट का मेरा आपको एक ही जवाब है, देखो सीधी सी बात है, आप इस कोर्स को फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दूसरी बात, आपको खुद के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान खुद पे विश्वास नहीं करता, दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती, यूपीएससी क्या खाक करेगा। तो खुद पे विश्वास कीजिए कि आप के अंदर वो काबिलियत है कि आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और मुझे पता है आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आपको अपने पर उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिएगा, कोई भी काम कितना भी टफ काम हो, आप एक चीज ये समझने की कोशिश करिएगा कि वो टफ काम करने के लिए अगर आपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया तो आप उसे करोगे कैसे। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। ऑल्दो इन्होंने यूपीएससी नहीं दिया था, बट आप समझना, आप एक नाम जानते होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन। हम एग्जाम्पल तो जरूर देते हैं कि इन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फेल्ड 9,999 टाइम्स एंड एक बार जाके सक्सेसफुल हुए। तो अगर उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता, तो अभी जो आप बिजली में बैठे हो ना, जो बल्ब लगा था जिसका आज इंप्रूव्ड वर्जन आप एलईडी एंड ऑल देखते हो, शायद आप वो नहीं देख रहे होते। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके तो आप लोग माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाता है, ये तो खाली यूपीएससी है सर। दूसरा सवाल एक आता है कि क्या बेटर जज है आपकी सिचुएशन जानने के लिए, क्या प्रीवियस क्वेश्चन है या फिर मॉक टेस्ट है। तो देखिए, यूपीएससी का पेपर को जज करने का सबसे अच्छा जो चीज़ है, जो पैरामीटर है, वो पीवाईक्यू ही है और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हमेशा रखिएगा, ये पीवाईक्यू ही है जो बेटर जज है, मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट लगाइए, कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट मैं भी आपको मॉक टेस्ट के लिए शीट्स दूंगा, लेकिन जो आपका बेटर जज होगा ना, वो पीवाईक्यू ही है। तीसरा सवाल, इज इट पॉसिबल टू क्लियर सीसेट विदाउट मैथमेटिक्स? डेफिनेटली यस, इट इज पॉसिबल, बट आई वोंट एडवाइस यू। मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा। सपोज कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने इतने टफ दे दिए या फिर इतने लंबे लंबे दे दिए कि वो आपका पूरा टाइम खा जाएगा, और मैथ्स के सवाल ऐसे दे दिए जो बिल्कुल हलवा सवाल थे, क्या करोगे? कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे सीसेट क्वालिफाई करोगे? गलती करोगे। तो हमें अपने आप को हर एक सेक्शन में स्ट्रांग बनाना है। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, मार्क माई वर्ड्स, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू क्लियर सीसेट विदाउट मैथमेटिक्स, बट हम अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में रखते हुए कॉम्प्रिहेंशन में भी स्ट्रांग रहेंगे, मैथ्स में भी स्ट्रांग रहेंगे, रीजनिंग में भी स्ट्रांग रहेंगे। क्या समस्या है इसमें? अगर हम अपने आप को सारी चीज़ों में स्ट्रांग रखेंगे तो एक सेक्शन अगर टफ आएगा तो एटलीस्ट हमारा दूसरा सेक्शन हमारा साथ देगा। तो तैयारी इस हिसाब से करिए कि अगर एग्जाम होता है तो किसी भी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। नाउ अगला सवाल, सीसेट फॉर आर्ट्स बैकग्राउंड विदाउट ए स्ट्रांग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जिनका कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? मैं आप लोग से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए,
मैथ्स आपके लिए समस्या नहीं रहेगा। बेसिक से लेके जाऊंगा, बेसिक से, जीरो से। मैं मान के चलूंगा कि केवल आपको इतना आता है, 2 × 2 = 4, उसके आगे कि मैथ्स मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन आपको सिंसियर होना पड़ेगा। चेतन भगत कहते हैं, उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी सीरियस, यू डोंट नीड टू बी सीरियस, यू नीड टू बी सिंसियर। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको सिंसियरिटी की ज़रूरत है, सीरियसनेस की ज़रूरत नहीं है। सिंसियर रहिए, सीसेट आपका कभी नहीं रुकेगा। पहली टिप मेरी, जो इन्हेंसिंग स्पीड फॉर रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज आपको पहली टिप शेयर कर रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन की अपनी जो स्पीड है बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। ये पहली टिप है, बहुत सारी टिप्स आने वाली हैं, बट ये पहली टिप मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। उसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा सीसेट के लिए भी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ना, जैसे ही आधा पन्ने का आता है हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, कब कभी छूट जाती है, यार मैं सीसेट कैसे करूंगा, यार इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है मैं कैसे करूं। नहीं, ये नहीं करना है सर। आप को अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लेनी है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन से फर्क ना पड़े। और देखो, कॉम्प्रिहेंशन हम इसलिए नहीं पढ़ पाते, जो हमारे साथ जो समस्या होती है वो ये होती है क्योंकि हमारी आदत है आजकल शॉर्ट नोट्स पढ़ने की, हर एक चीज का शॉर्ट नोट्स चाहिए। क्यों? शॉर्ट नोट्स पढ़ने के चलते कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्प्रिहेंशन की जो स्पीड है, जो पढ़ने की, जो समझने की जो एबिलिटी है, वो आप नोट्स के फॉर्मेशंस देख रहे हो तो आपकी वो स्पीड घटती चली जा रही है, और एक टाइम के बाद आपको आधा 1/4 पन्ने का भी कॉम्प्रिहेंशन सिरदर्दी वाला लगने लगता है। वो गलती मत कीजिए। और न्यूज़पेपर आपको हर एक जगह हेल्प करता है, प्रीलिम्स में हेल्प करता है, मेंस में सारे पेपर्स में हेल्प करता है, और इनफैक्ट सारे ऑप्शनल में भी हेल्प करता है, कुछ टेक्निकल ऑप्शनल को छोड़ के डेफिनेटली, सच एज मैथमेटिक्स, वहाँ पे काम नहीं आएगा। बट ज़्यादातर केस में अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर इवन ज्योग्राफी भी है, या फिर PSIR है, या पबएड है, या XYZ कोई भी पेपर है, तो वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। और जब आपका इंटरव्यू भी होगा ना UPSC के एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि लास्ट प्रोसेस है, वहाँ पे भी न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर छोड़ना ही क्यों है? इतने सारे तो फायदे हैं, क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट तो होता ही नहीं सर। शॉर्टकट देखना बंद कीजिए। ये बहुत लोग हैं जो गलती करते हैं, आप मत कीजिए, क्योंकि आपका मकसद लबासना पहुंच के कॉफ़ी पीने का है, चाय पीने का है। डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग इक्वेशन प्रॉब्लम्स इन सीसेट। बहुत सारे लोगों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। व्हाट इज द रिकमेंडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस? अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर रिकमेंडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर काबिलियत है कि भाई मान लो पेपर आ गया, हम 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 70 ही करोगे ना। और आप अगर पेपर नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना भी खींच के 40 ही कर पा रहे हो, तो आप 40 ही कर पाओगे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इमैटेरियल है। बट एक ऐसी सिचुएशन कि भैया हम 22 ही कर पाए, हमको पता है हम फेल ही हो जाने हैं, तब तो भैया तुक्का मार दो। तो रिकमेंडेड नंबर तो एग्जैक्टली ये बहुत ही आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है, और हम ढूंढते रहते हैं कि कोई बोलता है सर 40 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, 45 तो करना ही चाहिए, 50 तो करना ही चाहिए। अरे भैया, अगर आपने 30 किया है, सपोज अगर आपने 30 किया और सारे सही हैं, तब भी आप सीसेट क्वालिफाई कर रहे हो ना कहीं। तो रिकमेंडेड नंबर ऑफ सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लूँ कि मैं जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकूँ। तो इंस्टेड ऑफ रिकमेंडेड आई शुड राइट यू शुड अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर योर कैपेसिटी, और ये मैं आपको इंप्रूव करना सिखाऊंगा। रिकमेंडेड पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है सही तरीके से। व्हाट टू डू इफ योर सीसेट इज नॉट गुड, इसीलिए तो ये लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें सब कुछ कवर्ड है। बस चुपचाप इसको फॉलो कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही फॉलो कर लेना। ये जो मैं आप लोग को वीडियोस बना के दूंगा, जो क्लासेस लूंगा, उस क्लासेस के नोट्स बना लेना, और जो स्ट्रेटेजी बताता जाऊंगा उसे अपनी डेली लाइफस्टाइल में अप्लाई कर देना। उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC प्रीलिम्स विथ नीलेश, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सीट्स भी दे दिया करूँगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहना। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड राइट नाउ मतलब आई एम वर्किंग सो दैट कि आप लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के एटमॉस्फेयर में भी आप दे पाएँ, तो वो भी इट्स
इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ फ्री। अब आते हैं कुछ नोन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी ये चलती है कि हमें सेक्शन वाइज करना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूं उसका स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है। एक स्ट्रेटेजी ये चलती है सेक्शन वाइज, बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। मैं स्ट्रेटेजी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कि बच्चे क्या बोलते हैं, पहले हम मैथ्स करेंगे, कुछ बोलते हैं हम पहले रीजनिंग के क्वेश्चन ढूंढेंगे फिर करेंगे, कुछ बोलते हैं हम पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। देखिए मेरा मानना ये है, ऑल्दो सबके ओपिनियन देखिए अलग हो सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आपको क्वेश्चंस जो आते जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का है चाहे रीजनिंग का है, अगर वो आपको आता जा रहा है और वो इजी वे में हो सकता है तो आप उसे करते चले जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप सेक्शन वाइज करोगे ना तो पहले आप सर्च करने लगते हो कि यार मैथ्स के कितने क्वेश्चन है, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है ना कि यार मैंने तो सिर्फ मैथ्स की तैयारी की थी। अब मैंने सिर्फ जब मैथ्स की तैयारी की थी तो सबसे पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगता हूँ मार्क करने, पहचानने की कोशिश करता हूँ कि ये रीजनिंग का है कि मैथ्स का है, तो कुछ टाइम तो आपका वहीं बर्बाद हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, जो मैं जिसमें बिलीव करता हूं, कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंशन का, 2 है रीजनिंग का, 3 है मैथ्स का, 4th अगेन मैथ्स का है, 5 रीजनिंग का है, 6 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है। तो अगर मेरे को पहला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा वाला भी आ रहा है और 5वां आ रहा है और ये 3 नहीं आ रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन रीजनिंग का करूंगा, एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का करूंगा, एक क्वेश्चन मैथ्स का करूंगा और एक क्वेश्चन अगेन रीजनिंग का कर लूंगा, और ये छोड़ता चला जाऊंगा फर्स्ट इटरेशन। इसके बारे में मैं बताऊंगा सीसेट की जब मैं प्रॉपर क्लास लूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सेक्शन वाइज करने की जगह आप पेपर इस हिसाब से करिए कि जो होता जा रहा है करते चले जाओ, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड करो, आपका टाइम बचेगा। और सपोज एक ऐसा सेक्शन आ गया, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चों की आदत थी मैथ्स पहले करने की, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते थे तो माइंडसेट ऐसा बना था कि पहले मैथ्स करना है। तो मैथ्स के क्वेश्चन देख के वो इतने घबरा गए कि उनका और कुछ करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन हिले नहीं। और थोड़े बहुत जो आए क्वेश्चन जो आ रहे थे 2 4 5 10 हुए, उनको दिमाग में चढ़ गया कि अरे यार मैथमेटिक्स तो अब हो नहीं रही, मैं सिलेक्शन ले ही नहीं पाऊंगा, और उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन देखा ही नहीं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इस बार काफ़ी ईजी भी थे। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो किए होते तो कहीं ना कहीं वो जो मेंटल प्रेशर डेवलप होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो नहीं होता। तो ये नहीं करना है। दूसरी बात, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द इनिशियल 10-15 मिनट्स। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन पेपर आया है तो पहले ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन करना कौन सा है। देखो अगर 2-4-5 मिनट के अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार ये वाला इजी लग रहा है, इसको मैं कर लूँगा, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट लगा रहे हो सिर्फ इस चीज़ को डिसाइड करने में कि भैया यही क्वेश्चन करना है, तो गलती कर रहे हो, क्योंकि 15-20 मिनट तो आपका वहीं खत्म हो गया, 2 ही घंटे का तो पेपर है। ये गलती मत करना। तो सिलेक्शन अगर करना है तो 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकते हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा टाइम मत लेना। ये गलती करते हैं लोग। तो दिस इज द थिंग, तो ये हमें नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, बट ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या गलतियां हम अक्सर करते आए हैं और हो सकता है आप भी उसमें से होंगे, तो मेरा आपको सजेशन ये कि ये गलती मत करना, पहली चीज़। और क्योंकि गलती करने के बाद, क्योंकि हम लोग बन चुके होते हैं क्रोकोडाइल, जो आएगा जबड़ा लेके दम चबा डालेंगे साला, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये बनना है अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा जो सिलेक्शन लेगा, वो बन के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। द मिस्टेक्स, अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट, ये बहुत लोग गलती करते हैं, जो सीसेट की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम होता है तो 5-6-7 मॉक उठाएंगे और पेपर लगा के चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस साल इसलिए सीसेट फेल कर गए, इवन IITians। तो ये गलती मत करना। और फिर उसके बाद हम UPSC को गालियां दे रहे हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी। अगर हमने स्टार्टिंग से सीसेट पे इतनी मेहनत की होती तो शायद ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती। तो ये एक पहली गलती है जो अक्सर करते हैं। तो इस बार हम सीसेट की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, वीडियोस देखते चलिए, जो मैं पढ़ाता जाऊँगा पढ़ते चलिएगा, जितना प्रैक्टिस बोलूँगा आप प्रैक्टिस में रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी चीज़,
जो मैं आपसे अभी डिस्कस भी किया है, लास्ट मिनट ऑफ प्रिपरेशन, लास्ट मिनट वाली प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें एक सिंसियर प्रिपरेशन करनी है। इग्नोरिंग बेसिक्स एंड लुकिंग फॉर शॉर्टकट, इग्नोरिंग बेसिक्स एंड लुकिंग फॉर शॉर्टकट। अच्छा, आजकल ये चल गया है, ये बहुत जगह पे चल गया है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे टीचर्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पढ़ाने लगे हैं, एसएससी पढ़ाने लगे हैं यूपीएससी का सीसेट क्वालिफाई करने के लिए, और वो हर एक क्वेश्चन के लिए बच्चे को फॉर्मूला चाहिए। वो ये क्वेश्चन है तो इसका x प्लस वाई इक्वल टू 2x कर देना, ये क्वेश्चन है तो y माइनस एक्स बाई 5x कर देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भैया देखिए, यूपीएससी के जो पेपर आता है ना, वहाँ पे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आप क्वेश्चन को इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना जानते हो, तब तो कर लोगे। बट शॉर्टकट्स रेयर काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे, आपका बेसिक्स काम करेगा। तो आपको इग्नोर नहीं करना है बेसिक्स, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे आप, इग्नोर नहीं करना है बेसिक्स। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये गलती करते हैं। नॉट मैनेजिंग टाइम, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे, ये गलती कर रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। नेग्लेक्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, तो कॉम्प्रिहेंसन को हमें निगलेक्ट नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंसन पढ़ते रहिए। और सिंपल सा तरीका है, इसके लिए आप कुछ अलग से नहीं करना, सिंपली अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा होगा, मेंस भी तैयार हो रहा होगा, और आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा होगा इंटरव्यू के लिए। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ी मिस्टेक, यू आर निगलेक्टिंग योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग, क्योंकि सीसेट को इतना स्ट्रांगली सिर्फ खोपड़े पे ले लिया हमने कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी हमारी बिगड़ने लगी। खाना खाने का मन नहीं कर रहा, टेंशन है यार, यूपीएससी की तैयारी तो कर रहा हूँ यार, मेरा जीएस की तैयारी तो चल रही है, लेकिन खोपड़ा इतना भरा हुआ है कि भाई हमारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सीसेट तो हम पास कर ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब हम यूपीएससी के लायक ही नहीं है। ये गलती करते हो आप। सिंपल सा तरीका है, एक्सरसाइज करो, लाइट खाओ, थोड़ा भूखे रहो कोई इशू नहीं है, बट लाइट खाओ, टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो, और अपने पर विश्वास करो, और क्लासेस को फॉलो करो। दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई हेडेक नहीं है, कुछ भी हेडेक नहीं है। सीसेट आपका नहीं रुकेगा। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छा बच्चा बनने की। द नीड इज़ फॉर अ बैलेंस्ड प्रिपरेशन। बैलेंस प्रिपरेशन का जब मैं आपसे मतलब बोलता हूँ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि हम जीएस के चलते सीसेट को हम इग्नोर नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीएस के चलते हम सीसेट को इग्नोर नहीं करेंगे। तो यू कैन हेट सीसेट बट यू कैन नॉट इग्नोर सीसेट, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इसीलिए मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारी सीसेट क्लास के बारे में। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। और आई विल बी द टीचर, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मैं ही आपकी सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, हर एक चीज़ कराऊंगा। स्लो चलेंगे ताकि आपको चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो, चीज़ों को आपको समझने में आसानी हो, और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इट इज़ गोइंग बी टू बी अ बिट प्रोलॉन्ग प्रोसेस, लेकिन उस दौरान आपको इतना मैं मजबूत बना दूंगा कि सीसेट का एग्ज़ाम आते आते सीसेट आपके लिए समस्या रह ही नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भाई आप लोग में से बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा होगा कि फीचर्स क्या होंगे इस फ्री बैच के। तो देखिए, देयर विल बी क्लासेस, लाइव भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है। जब रिकॉर्डेड होगी तो इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी, सिविल सर्विसेज विद नीलेश। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी क्लास हो तो आपसे ना छूटे। दूसरी चीज़, हम लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम कई बार लाइव क्लासेस भी लूँगा। जब मैं आपको नोटिफाई करूँगा कि भाई लाइव क्लास आने वाली, एक दिन पहले बता दूंगा। और ये नोटिफिकेशन मोस्टली मैं टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसके बारे में नोटिफिकेशन होगा वो यहीं पे आएगा। और एक और चीज़ कि लाइक प्रैक्टिस सीट, यू कैन से, जो प्रैक्टिस सीट होगी
वो भी, उसका भी PDF यहीं पे शेयर होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पे आज ही। उसके अलावा हम कुछ लाइव इन्वायरमेंट में फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये पेपर था, अगर टफ था तो हमें इसमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे, किस तरीके से हम एटलीस्ट इतना तो कर लेते कि हम क्वालिफाई कर जाते। तो फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, लाइव डिस्कशन ऑन पेपर्स भी होगा, एनालिसिस वगैरह वगैरह सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आगे आने वाली क्लासेस में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और YouTube को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर दिस इनिशिएटिव, ताकि हम हर उस बच्चे की हेल्प कर पाए जो किसी भी रीजन से किसी कोचिंग के पैसे नहीं भर सकता, या फिर किसी भी रीजन से उसे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और CSET एक ट्रबल है उसका सपना पूरा करने में। आप भी किसी का सपना पूरा करने में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। विद दिस आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।